बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उठो, जागो और अध्ययन करो। अध्ययन ही सफलता का सबसे बेहतर उपाय है और निरंतर परिश्रम करो, आलस्य का परित्याग करो। आइए प्यारे बच्चों, आज आपका संस्कृत हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं डीला लेक्चरर, जीआरवी इंटर कॉलेज राठ, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश। ये हिंदी क्लास 12th गद्य खंड, हिंदी गद्य खंड है। और आपको पहला पाठ, जैसा कि पूर्व में हम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी की जीवन परिचय के बारे में बताए, इसके पूर्व में भी हमने पीडीएफ आपको और बहुत से वीडियो डाले। आज ये आपका पहला पाठ है और हिंदी गद्य का राष्ट्र का स्वरूप है। राष्ट्र के स्वरूप के पाठ पर आधारित बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं और ये एक पैराग्राफ दिया जाता है। उस पैराग्राफ से संबंधित 5 प्रश्न दिए जाते हैं, जिनमें एक छोटा सा एक प्रश्न होता है जिसमें संदर्भ सहित व्याख्या भी करनी होती है, तो 7 नंबर का होता है और बहुत सावधानी से इनके उत्तर देने होते हैं, अन्यथा नंबर कटेंगे। तो इससे आइए हम चर्चा करते हैं। ये पार्ट 2 है हिंदी गद्य का राष्ट्र। आप देख रहे होंगे, पहला पाठ है राष्ट्र का स्वरूप। इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं और ये हमारा दूसरा लेक्चर है इस पाठ से संबंधित। देख रहे होंगे, पहला प्रश्न आपको दिया गया है, इसमें निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपको दिया जाएगा और ये एक छोटा सा पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को पढ़ना है मन लगा करके। एक एक वाक्य को बहुत अच्छे से पढ़िए, एक बार 2 बार, जब तक कि ये पूरी तरह से आपको समझ में ना आ जाए। फिर इसके बाद उस पाठ से संबंधित यहाँ नीचे देखिए प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को आपको अध्ययन करना है। देखिए, उपर्युक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम बताइए। राष्ट्र, दूसरा प्रश्न है राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तीसरा प्रश्न है राष्ट्र की किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। और चौथा प्रश्न है ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। पांचवा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और छठवां प्रश्न है भूमि का निर्माण किसने किया है और कब से है। पांचवा, ये सातवां और अंतिम प्रश्न है भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का परिणाम क्या होगा। अब आप देखिए, पहले ये जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं इसी पैराग्राफ से संबंधित है। ये पूरा पैराग्राफ को आपको मन लगा करके पहले स्टडी करना है। आइए पहले इसको एक बार पढ़ लेते हैं। भूमि का निर्माण देवों ने किया है। शायद हमारे पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया कि भूमि का निर्माण किसने किया है। तो आप यहाँ पहला प्रश्न आप देख रहे होंगे, पहला ही वाक्य है कि भूमि का निर्माण देवताओं ने किया है और वो अनंत काल से है। मतलब एक दिन में नहीं किया है, बहुत दिनों के बाद, बहुत कई हजारों वर्षों के बाद कहीं पृथ्वी का निर्माण हुआ और उसके भौतिक स्वरूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा बहुत ही परम आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता की भावना बलवती हो सकेगी। ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। ये कौन सी राष्ट्रीयता निर्मूल होती है? जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती वह निर्मूल होती है। इसके बाद फिर वाक्य देखिए, राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी ही गहरी होंगी, जितना गहरा हमारा पृथ्वी से संबंध होगा, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पुष्पित और पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उसकी उपयोगिता और उसकी महिमा को पहचानना हमारा आवश्यक धर्म है। आइए अब इनके प्रश्नों को आप देख लीजिएगा। उपरयुक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम बताइए। ये पहला प्रश्न है। तो इस पहले प्रश्न के में पूछा गया है कि उपरयुक्त जो ऊपर दिया गया शीर्षक है और लेखक का नाम बताइए। ये 1 नंबर का प्रश्न है। एक नंबर की 7 क्वेश्चन है और 7 नंबर का ये प्रश्न इसी पैराग्राफ को पढ़ करके ही
देना है। इस अनुच्छेद, जिसको हम पैराग्राफ कहते हैं, हिंदी में उसे अनुच्छेद कहते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? गद्यांश के शीर्षक। शीर्षक का मतलब पाठ का नाम। पाठ का नाम क्या है? राष्ट्र का स्वरूप। तो आप शीर्षक में लिखेंगे, ये हमने इसका उत्तर दिया है, शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है। और लेखक का नाम क्या है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। ये प्रश्न का उत्तर भी हमने यहाँ पर नोट कर दिया है और सभी बच्चे अपनी कॉपियों में इसको अवश्य उतार लेंगे और इसको याद भी करेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, ये प्रश्न केवल आपकी परीक्षा इंटरमीडिएट के ही लिए नहीं, ऐसे ही प्रश्न आपको ये सुपर टेट है, यूपी टेट है और यहाँ तक कि हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बच्चे कैसे निकालना पड़ता है इन प्रश्नों के उत्तर आप देखिएगा इस पैराग्राफ में। दूसरा प्रश्न है, भूमि के राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? प्रश्न क्या पूछा गया है? राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? तो आप इसका यहाँ पर पढ़ेंगे क्या कर्तव्य है। यहाँ पर इसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना। किसकी? पृथ्वी के भौतिक, उसके का मतलब पृथ्वी, भूमि। तो चूंकि राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ को 3 पार्टों में बांटा गया है। पहला भूमि, दूसरा जन और तीसरा संस्कृति है। तो इसमें देखिएगा जो पहला इसमें दिया गया कि भौतिक, उसके अर्थात पृथ्वी के भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। तो ये पहला दूसरे प्रश्न का उत्तर है, आपको मिल गया होगा। और ये हमने उत्तर यहाँ पर दिया, भूमि के भौतिक रूप, सौंदर्य, समृद्धि के प्रति सचेत रहना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है? तो इसका उत्तर ये यहाँ पर दिया है, ये जितनी अधिक भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे, अर्थात जागृत होने का मतलब जितना अधिक से अधिक भूमि के बारे में हम जानेंगे, पहचानेंगे एक एक कण को, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती होगी। और ये तो अलग है। तीसरा प्रश्न जो पूछा देखिएगा कि किस प्रकार की राष्ट्रीयता को निर्मूल कहा गया है, तो इसके आगे की लाइन में दिया गया है, जो ये प्रश्न पैराग्राफ में आप पढ़ रहे होंगे कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती वह निर्मूल होती है। ये इसका तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। तो ये हमने उत्तर भी दिया है, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी हो वह निर्मूल होती है। और तीसरा के बाद चौथा प्रश्न पूछा गया है, पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? तो आपको बताना पड़ेगा इसको। ये राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी भी है। आप यहाँ पर देखेंगे, राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा, पुष्पित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप को अद्यपांत जानकारी करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है हमारा। तो ये आप इसका जो चौथा प्रश्न था, सच्चे अर्थों में पृथ्वी क्या है, तो चौथे प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे, ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जब पृथ्वी सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है, ये आपका चौथा प्रश्न का उत्तर हो गया। अब आप पांचवा प्रश्न यहाँ देख रहे होंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो प्यारे बच्चों, रेखांकित अंश की व्याख्या में हमने यहाँ पर व्याख्या नोट नहीं किया है। व्याख्या आपको बताएंगे, चूंकि बड़ी होती है और इसलिए इस PDF में हम स्थान नहीं दे पाए इसको। देखिए, राष्ट्रीयता की जड़ें, व्याख्या कैसे करेंगे? राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, अर्थात राष्ट्रीयता किसे कहते हैं? राष्ट्रीयता कहते हैं कि हमें अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति जितना अधिक प्रेम होगा, जितना अधिक जुड़ाव, लगाव होगा, उतना ही अधिक हमारी जड़ें, राष्ट्रीयता की भावना बनवती होती है।
लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि पृथ्वी में जितना गहरा संबंध होगा, पृथ्वी के प्रति जितना अधिक से अधिक जानकार होंगी, पृथ्वी के स्वरूप, पृथ्वी के गर्भ में क्या-क्या है, ये रत्नों की खान है, पृथ्वी में कहाँ कोयला है, कहाँ सोना है, कहाँ जस्ता है, कहाँ अभ्रक है, पृथ्वी में क्या-क्या चीज़ें पाई जाती हैं, किस-किस उपयोग के लिए, जब आप ये जान जाएँगे, उसके कण से परिचित होंगे, एक-एक स्वरूप से, एक-एक कण से, तब जाकर के जितना अधिक आप जानेंगे, उतना ही अधिक आपकी राष्ट्र के प्रति, इस पृथ्वी के प्रति प्रेम होगा, उसका लगाव होगा, और जितना अधिक आपका पृथ्वी के प्रति लगाव होगा, उतना ही अधिक आपकी राष्ट्रीयता की भावना का जो भी अंकुर है, उतना अधिक पल्लवित, पुष्पित और हरा-भरा होगा। इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अद्योपांत जानकारी करना चाहिए। अर्थात इस वाक्य में लेखक का तात्पर्य ये है कि लेखक ने पृथ्वी के भौतिक स्वरूप अर्थात बाह्य स्वरूप और आंतरिक स्वरूप दो होते हैं। इसके भौतिक स्वरूप कैसे बना है, कितने दिनों में बना है, किस भूमि का कण का क्या उपयोग है, इसकी शुरू से अंत तक की आद्योपांत माने शुरू से लेकर के अंत तक की आज तक की जानकारी आपको प्राप्त करना हमारा परम कर्तव्य है कि इस कितना सुंदर है, इसकी सुंदरता कैसी बनी है, आज ये नदियाँ कैसी बनी है, ऊंचे-ऊंचे पहाड़ कैसे बने हैं, पृथ्वी पर ये घने वन संपदा कैसी बनी है, किस-किस क्षेत्रों में इसका उपयोग है, कहाँ सुंदर वन पाए जाते हैं, कहाँ कौन सा जल मीठा है, कौन सा जल आपके लिए किस क्षेत्र में उपयोगी है, इसकी उपयोगिता और इसकी महिमा को पहचानना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है और यही हमारा धर्म है, यही हमारा राष्ट्र धर्म है, यही हमारी राष्ट्रीयता की भावना को मजबूत बनाता है। तो ये इसकी व्याख्या रही। आइए प्यारे बच्चों, ये 5वां प्रश्न की व्याख्या हो चुकी। अब 6वां प्रश्न देखिए, भूमि का निर्माण किसने किया है, कब से है? तो आप पहला प्रश्न देखिए, वाक्य ही यहाँ पर दिया है कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है। कर्सर मेरा दिखाई पड़ रहा होगा आपको स्लाइड पर कि भूमि का निर्माण किसने किया है, देवों ने किया है। कब से है? तो आप यहाँ पर वो अनंत काल से है, अर्थात अनंत काल माने एक दिन का नहीं, युगों युगों से है। अगला देखिएगा, अंतिम प्रश्न है कि भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का परिणाम क्या होगा? बहुत सुंदर प्रश्न है। इस पूरे पैराग्राफ को आपने पढ़ा होगा तो इससे कि भूमि के पार्थिव स्वरूप, जो इसका भौतिक स्वरूप है, जो इसकी बाह्य बनावट है, इसकी आंतरिक बनावट है, इसके बारे में जितना गहन आपको जानकारी होगी, जितनी इसकी सुंदरता और उपयोगिता को आप पहचानेंगे, उतना ही हमारी राष्ट्रीयता की भावना बलवती होगी, पुष्पित होगी और पल्लवित होगी, उतनी अधिक राष्ट्रीयता की भावना हमारी विकसित होगी। इसलिए ये आपका 7वें प्रश्न का उत्तर रहा। इन 7 प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न को में आपको 1-1 नंबर मिलेगा और ये नंबर कटेंगे नहीं, इस तरह ये 7 नंबर का प्रश्न आपका पूरा होता है। आइए अब इसके बाद अगला प्रश्न हम उस पर ये आप देख रहे हैं, अगला प्रश्न आपके बीच में अगला पैराग्राफ है। मातृभूमि पर निवास करने मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग होता है। देखिए, मातृभूमि पर निवास करने वाले जितने भी मनुष्य हैं वो राष्ट्र का दूसरा अंग है। किसी भी राष्ट्र को बनाने के लिए नंबर 1 हमें पृथ्वी की जरूरत होती है, नंबर 2 उसमें बसने के लिए, निवास करने के लिए मनुष्यों की जरूरत होती है। तो पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो, आप जान लीजिएगा, कहीं पर पृथ्वी भूखंड तो है लेकिन वहाँ पर रहने वाले मनुष्य नहीं है, तो राष्ट्र की भावना मतलब राष्ट्र की कल्पना करना ये कबंध मात्र है या असंभव है। इसको आप देखेंगे, पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का रूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी माता भूमि की संज्ञा को प्राप्त करती है और पृथ्वी हमारी माता है। सच्चे और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। इसीलिए लेखक ने लिखा कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः, भूमि मेरी माता है, मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ, मैं उसका पुत्र हूँ। इस तरह से लेखक ने भावों को जागृत करने के लिए, राष्ट्रीयता की भावना को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। आइए, इस पाठ पर आधारित हमारे 5 प्रश्न इस पैराग्राफ से पूछे गए हैं। इस पाठ का शीर्षक
और लेखक का नाम। तो पूर्व पैराग्राफ में भी हम आपको बता चुके हैं कि इस पाठ का नाम या शीर्षक जिसे आप कहते हैं राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ। देखिए यहाँ राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्र का स्वरूप दिया है ना, राष्ट्र का स्वरूप लिखा हुआ है, तो इससे स्पष्ट होता है कि राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। और लेखक का नाम क्या है, तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं इस पाठ के लेखक। अब ये नंबर 1 आपका पूरा हो गया, ये 2 नंबर आपको इसमें लिखे मिलेंगे। दूसरा प्रश्न है राष्ट्र की कल्पना। ये देख लेंगे राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से मिलेगा। राष्ट्र की कल्पना असंभव कब है, ये पृथ्वी हो और उस पर निवास करने वाले मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। देखिए दूसरी लाइन में ही ये दी गई है और इस प्रश्न का उत्तर भी हमने यहाँ पर नोट किया है कि पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो। यहाँ प्रिंट मिस्टेक भी आया है, क्लियर कर देंगे आपके पीडीएफ जब भेजेंगे। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। तीसरा प्रश्न पूछा गया है पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं, मतलब पृथ्वी भी हो और जन भी हो, दोनों मिलकर के क्या करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर देखिएगा पृथ्वी और मनुष्य, पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलित से ही, दोनों के सम्मिलन से ही, मिलने से ही राष्ट्र का रूप संपादित होता है, राष्ट्र का स्वरूप बनता है। आप देखिए इसी बात को यहाँ पर हमने उत्तर भी दिया है कि पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र का स्वरूप को, राष्ट्र के स्वरूप को संपादित करते हैं। अगला प्रश्न है चौथा, देखिए पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, कब प्राप्त करती है। यहाँ पर प्रश्न क्या है, कब, प्रश्नात्मक शब्द क्या है, कब, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इसी पैराग्राफ में खोजेंगे। पृथ्वी पर निवास करने वाले मनुष्य जब रहते हैं तभी ये पृथ्वी राष्ट्र के स्वरूप को या मातृभूमि को प्राप्त करती है। आप देखिएगा इसको, जन के कारण ही, किसके कारण, जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। ये चौथे प्रश्न का उत्तर है और ये हमने नीचे दिया भी है, उत्तर लिख दिया है, पृथ्वी जन के कारण ही मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। इसके बाद है व्याख्या भाग। तो नीचे पांचवा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए इस पैराग्राफ में ये रेखांकित अंश है, माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्याः, अर्थात ये एक श्रुतिपरक वाक्य है और इसकी व्याख्या करना है। तो किस प्रकार से व्याख्या करेंगे, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि पृथ्वी सच्चे अर्थों में, देखिए माता भूमि है, ये भूमि हमारी माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। आप जानते हैं हमारा जन्म पहले माँ की गर्भ में होता है, अर्थात माँ हमें कितने दिनों तक अपने पेट गर्भ में पालती है, 9 महीने के बाद कहीं हम बाहर आते हैं, किस तरह से माता की गोद में हम पलते हैं, बड़े होते हैं और उसके स्तन का पान करते हैं, जिस तरह स्वच्छंद होकर के और अपना अधिकार मानते हुए हम उसका प्रयोग करते हैं, इसी तरह से ये भूमि हमारी माता के समान है। हम इस पर पले हैं, इस पर बढ़े हैं, खेले कूदे हैं, नाना प्रकार के क्रियाकलाप कर रहे हैं। तो पृथ्वी का जिस प्रकार से माँ की गोद में रह करके एक बालक जिस तरह से चाहता है उस तरह से माँ के स्तन का पान करता है, उसी तरह से हम पृथ्वी की गोद में पले हैं। तो पृथ्वी की गोद में रह करके हम यहाँ की हर वस्तु को, हर कण कण को हमें परिचित होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए और हमें उसका उपभोग भी करना चाहिए। अर्थात आपको गर्व होना चाहिए कि ये मेरी माँ है, मेरी माता के समान सम्माननीय है, वंदनीय है और माता की जिस तरह से एक पुत्र का माता के प्रति प्रेम होता है, उसी तरह से मैं इसका पुत्र हूँ और मेरा पुत्र की भांति इसके माता के समान मेरा इससे प्रेम है। इस तरह से राष्ट्रीयता की भावना पुष्पित और पल्लवित होगी, राष्ट्रीयता का निर्माण होगा और राष्ट्र के निर्माण में भूमि और जन दोनों का होना परम आवश्यक है। ये इसकी व्याख्या रही। इसी के साथ ही प्यारे बच्चों हम अगली स्लाइड में चलते हैं। ये अगला पैराग्राफ आपको ग नंबर दिख रहा होगा, इसमें जन का प्रवाह, देखिए पैराग्राफ दिया गया है, जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से, एक दिन में नहीं हजारों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है, अर्थात इससे मिल करके
इसमें एक रूप होकर के इसमें सम्मिलन किया। और जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातः भुवन को, इस भूमंडल को अमृत से भर देंगी, प्रकाश अमृत रूपी प्रकाश की वर्षा कर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। राष्ट्र यहाँ पर जीवन अमर है, अर्थात मनुष्य जीवन प्राणी रहेंगे। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। और जन का ये सततवाही लगातार निरंतर, ये जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरीके है। जिस तरह से नदी बहती है उस तरह से मानव का जीवन निरंतर आगे की ओर बढ़ता है और बहता है, जिसमें कर्म और श्रम, इसमें दो चीज़ें होती हैं जीवन को आगे बढ़ाने में। कर्म और श्रम दोनों की उपयोगिता है। इसी के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। इससे संबंधित आपके देखिए यहाँ पर 8-9 प्रश्न दिए गए हैं। और इसमें ये पहला प्रश्न जैसा आप देख रहे होंगे, जन का प्रवाह किस तरह होता है। तो जन का प्रवाह किस तरह होता है, इस प्रश्न का उत्तर हमें देना है। तो ये उत्तर भी आपके नीचे वर्णित कर दिए गए हैं। और इसमें देखिएगा, जन का प्रवाह सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरीके है। किसकी तरीके है? नदी के प्रवाह की तरीके है। जिस प्रकार नदी का प्रवाह आगे निरंतर बढ़ता रहता है, नदी की धारा निरंतर अविरल रूप से बहती रहती है, उसी तरह से मानव जीवन का प्रवाह भी देखिए इस वाक्य में ये वर्णित है आपका, जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। तो प्रश्न क्या था? जन का प्रवाह किस तरह है, अर्थात नदी के प्रवाह की तरह है। अगला दूसरा है कि पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम बताइए। तो आपको लिखना पड़ेगा, पाठ का शीर्षक का क्या है? राष्ट्र का स्वरूप। और राष्ट्र के स्वरूप के 3 पार्ट हैं जैसा कि हमने बताया था। तो ये दूसरा पार्ट, पहला पार्ट है ये भूमि। तो भूमि राष्ट्र का स्वरूप अर्थात भूमि, ये शीर्षक है। और इसके लेखक है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी इसके लेखक हैं। ये दूसरा प्रश्न का उत्तर हो गया। और तीसरा प्रश्न क्या है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिएगा। तो ये रेखांकित अंश, ये रेखांकित लाइनें हैं पैराग्राफ में, ये लाइनें खींची गई हैं और इन लाइनों का व्याख्या आपको करनी है। ये लाइनें यदि दो ही लाइनें हैं, लेकिन इसकी जब व्याख्या करेंगे तो कम से कम 5-6 लाइन तो आपकी इससे इतना तो बढ़ाकर लिखेंगे ही। देखिए, जन का प्रवाह अनंत होता है। जन का अर्थात जब मनुष्य का जन्म होता है ना, तो जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर वो आगे की ओर बढ़ते रहता है और ये कभी रुकने वाला नहीं है। इस पृथ्वी पर प्राणी जन्म लेता रहेगा और मरता रहेगा, इसकी संतति निरंतर ये आगे की ओर बढ़ती रहती है, इसको ये कभी रुकने वाली नहीं है। कभी आप देख रहे होंगे शुरू से कि कितने लोग पैदा होते हैं और निरंतर उनका जन्म और मृत्यु एक चक्र चलता रहता है। हजारों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन का तादात्म्य प्राप्त हुआ है। मतलब एक नहीं, ये जो पृथ्वी का स्वरूप मिला है ये एक दिन में नहीं, हजारों वर्ष लग गए इस पृथ्वी के स्वरूप को बनने में। कितनी नदियाँ बनी हैं, इन नदियों ने पहाड़ों को अपने साथ बहा करके उसको बड़े बड़े पहाड़ के टुकड़ों को चूर चूर करके और इसको नदी पृथ्वी की ऊपरी सतह पर इसको फैला दिया। और जब फैलाया तो उसमें नाना प्रकार की वनस्पतियों का उदय हुआ, नाना प्रकार के जीव जंतु उसमें जन्म लिए, पले बढ़े और मानव भी उसी में से एक ऐसा प्राणी रहा जो निरंतर उसका उपभोग करके आज इतनी ऊंचाइयों पे है। इस तरह से राष्ट्रीय का जो तदात्म लगातार उससे उसी से मिल करके, तदात्म का तात्पर्य क्या दिया गया है यहाँ पर? जब तक उससे मिल करके निरंतर आगे को बढ़ रहा है। और इस पृथ्वी में ऐसे नहीं, ये सूर्य पृथ्वी की चारों ओर चक्कर लगाती है और सूर्य की इस पृथ्वी पर ऊष्मा और रोशनी को प्रदान करती, प्रकाश डालती है। जब रोशनी और प्रकाश इसमें होता है, ऊष्मा आती है, तो इससे यहाँ पर
वायुमंडल, जलमंडल और ये जो ओजोन पट्टी, इस तरीके की कई पट्टियाँ, उनसे पृथ्वी पर नाना प्रकार की ऋतुएँ बनती हैं और उन ऋतुओं से किस तरह से परिवर्तन हो रहा है, हाँ, उस पे नाना प्रकार की फसलें और कैसे अपने जीवन को ये अमृत की वर्षा कर रही हैं। इससे कहा जाता है कि ये सूर्य की जो किरणें हैं, इस पृथ्वी तल पर, इस भूलोक पर निरंतर अमृत की वर्षा अर्थात प्रकाश रूपी अमृत से भर देती हैं। आप जब सूर्य दिखाई नहीं पड़ता है, पृथ्वी पर रोशनी नहीं होती है, तो सभी प्राणी यहाँ पर सो जाते हैं और जैसे ही पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, सारे प्राणी जग जाते हैं और सभी में एक नवीन चेतना जागृत हो जाती है। तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है, अर्थात जब तक इस पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी, सूर्य का प्रकाश पड़ता रहेगा, तब तक यहाँ पर मानव जीवन निरंतर बना रहेगा, अर्थात जन्म और मृत्यु का ये चक्र निरंतर चलता रहेगा। इसकी व्याख्या है प्यारे बच्चों। अब अगला प्रश्न है कि सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका प्रश्न है, इसका उत्तर आप यहीं खोजेंगे। ये सूर्य की रश्मियाँ मतलब किरणें नित्य प्रातः भुवन को अमृत से भर देती हैं। क्या करती हैं? भुवन को, इस भूलोक को अमृत की वर्षा कर देती हैं और तब तक इसमें राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है, अर्थात यही इसका उत्तर है कि जब तक सूर्य की किरणें, देखिए उत्तर हमने लिखा, चौथा प्रश्न का उत्तर, सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातः भुवन, इसमें प्रातःकाल भुवन अर्थात भूलोक को अमृत से भर देती हैं, अमृत रूपी प्रकाश की वर्षा कर दे इसको परिपूर्ण कर देती हैं, ये इसका उत्तर है। और अगला प्रश्न है पांचवा, घाटों का निर्माण का आशय क्या है, इसका अर्थ क्या, घाटों का निर्माण। देखिए घाटों का निर्माण यहाँ पर जो दिया गया है ना, जैसे नदी होती है, नदी के दो किनारे होते हैं, उसी तरह से जीवन, मानव का जो जीवन है, जीवन भी निरंतर नदी की धारा की तरह बहता है, तो उसके भी दो किनारे कौन कौन से हैं, एक कर्म है, दूसरा श्रम है। ये दो नदी के घाटों की तरह के, किनारों की तरीके है। तो इसका अर्थ जो होता है वो हमने यहाँ पर वर्णित किया। प्यारे बच्चों आप देख रहे होंगे, ये पांचवा प्रश्न, राष्ट्रीय जनों को भी अपने परिश्रम और राष्ट्रीय जनों को परिश्रम से उन्नति और प्रगति रूपी घाटों, ये कर्म और श्रम है, उन्नति और प्रगति रूपी घाटों का के निर्माण से ही है। यहाँ पर जो घाटों का निर्माण हुआ है वो जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण अर्थात उन्नति और प्रगति रूपी घाटों का निर्माण हुआ है, ये इसका तात्पर्य है। और इसके बाद ये छठवां प्रश्न है, सततवाही का क्या अर्थ होता है। सततवाही का अर्थ यहाँ पर दिया है, ये संततवाही, ये मिस्टिक सतत, इसको संततवाही अर्थात निरंतर बहने वाला। जैसे नदियाँ निरंतर बहती हैं, वैसे ही मानव जीवन भी निरंतर आगे की ओर बढ़ता रहता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर सातवां प्रश्न है, राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक अमर है। तो आप यहाँ पर बताएंगे, जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल इस भूलोक को अमृत से भरती रहेंगी अर्थात प्रकाशित करती रहेंगी, तब तक जन का जीवन यहाँ पर अमर है। ये आपको अंडरलाइन देखिए यहाँ पर की गई, इसमें भी इसका उत्तर दिया गया है। और अगला प्रश्न है कि जन जीवन के प्रवाह को नदी की तरह क्यों कहा गया है, इसका क्या कारण है। तो आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर दिया गया है, इसलिए कहा गया कि जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण होता है, इसी में से आपको ये उत्तर दिया गया है। ये क्योंकि राष्ट्र का जो उत्थान है वो परिश्रमी और अनुशासित जनों पर ही निर्भर होता है, यही इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, तदात्म्य और अजर का शब्दार्थ, इसका माने क्या होता है। तदात्म माने क्या होता है, तो यहाँ तदात्म का अर्थ होता है अभेद, तदात्म का अर्थ होता है अभेद या मिश्रण। और इसी तरह से अजर का अर्थ है जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी
नष्ट ना हो, क्षीण ना हो, उसे हम अजर कहते हैं। तो इस तरह से इस पूरे पैराग्राफ में से संबंधित अधिक से अधिक जो प्रश्न बने, उन प्रश्नों के उत्तर भी नोट किए गए हैं। सभी बच्चे इन प्रश्नों को इस पीडीएफ के माध्यम से प्राप्त होंगे और उनको नोट करेंगे। अगला प्रश्न देखिए पैराग्राफ है, इसको आप पढ़ेंगे। इसमें भी 7 प्रश्न 8 आपको दिए गए हैं और इनके भी उत्तर आपको निकालने हैं। देखिए पैराग्राफ को आप अध्ययन करेंगे। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है, किसने किया है? मनुष्यों ने किया है। कितने दिनों में किया है? युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है, वहीं इसके उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति की जन की कल्पना कबंध मात्र है, अर्थात संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है और इसी के साथ संस्कृत के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्व है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं, अर्थात अलग अलग कर दिए जाएं, तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है। संस्कृत की सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन की जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित होता है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा ही संस्कृति है। अगर आपसे पूछा जाता है संस्कृति क्या है, तो आप यही बताएंगे कि ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक जो प्रकाश की संज्ञा है, उसी को संस्कृति कहते हैं। और भूमि पर बसने वाली जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो किया है, जो रचा है, जो बनाया है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृत के रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार अलग अलग पृथक पृथक संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती हैं, परंतु ये उन सब का मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर होता है। ये पूरे पैराग्राफ को जो आपने पढ़ा और इस पाठ पर पैराग्राफ पर अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न दिए गए कि 8 प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न क्या है कि उपर्युक्त गद्यांश के लेखक एवं शीर्षक का नाम। तो आप क्या लिखेंगे? इसका उत्तर आपको हम ये यहाँ पर वर्णित किए हैं। देखिए उत्तर आपको ये देख रहे हैं कि डॉक्टर राष्ट्र का स्वरूप, ये आपका शीर्षक है और इसके लेखक है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। अब देखिए इसके पहले जो दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, ये राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है? तो राष्ट्र का तीसरा अंग संस्कृति है। राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है? इसका उत्तर आगे दिया गया है। राष्ट्र का तीसरा अंग संस्कृति है और राष्ट्र, ये देख रहे होंगे यहाँ पर ये प्रश्न है और इसका उत्तर यहाँ पर राष्ट्र का जो तीसरा अंग है वो जन की संस्कृति है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, आप देखेंगे तीसरा प्रश्न है राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है? तो राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है, अर्थात इसको यहाँ पर देखिए दूसरी लाइन में दिया गया है कि संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। ये आपको दूसरी लाइन में दिया गया है कि संस्कृति के विकास और अभ्युदय माने होता उन्नति के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। इसका उत्तर आगे दिया गया है। अगला प्रश्न है कि ज्ञान और कर्म, दो चीजें, ज्ञान भी है और कर्म, संयुक्त प्रकाश को क्या कहा गया है? तो ज्ञान और कर्म ये दोनों हैं। जैसे राष्ट्र का ये उत्तर आप यहाँ पर चौथा प्रश्न है कि ज्ञान और कर्म इन दोनों का संयुक्त प्रकाश को हम संस्कृति कहते हैं।
ज्ञान की जो आपको मनुष्य ने निरंतर कर्म करते हुए जो ज्ञान प्राप्त किया और उसको कार्य रूप में जो परिणित किया, उसी को हम संस्कृति कहते हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, देखेंगे कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश क्या है, देख रहे होंगे, जिस लाइन पंक्ति के नीचे लाइन खींची गई है उसे रेखांकित किया गया है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है। तो इसकी व्याख्या करना है, इन दो पंक्तियों की व्याख्या करना है। कैसे करेंगे आप देखें, सुनेंगे। यदि इस भूमि को, इस पृथ्वी और जन अपनी संस्कृति से अलग कर दिए हैं, तीन चीजें हैं, भूमि, जन और संस्कृति, इन तीनों को विरहित का मतलब होता है अलग अलग कर दिए जाएं। इन तीनों को भी पृथ्वी हो लेकिन वहाँ पर जन ना हो, वहाँ पर संस्कृति ना हो, तो राष्ट्र का स्वरूप नहीं बन सकता है। इसी तरह से पृथ्वी हो, जन हो और उस पर संस्कृति ना हो, निवास करने वाले लोग तो हों पृथ्वी पर लेकिन उनकी कोई संस्कृति ना हो, तो अलग कर दी जाए तो उसमें भी राष्ट्र का लोप हो जाएगा और राष्ट्र का उसको स्वरूप नहीं प्रदान किया जा सकता है। इसलिए संस्कृति हो और वहाँ पर जन और भूमि ना हो तो इससे भी राष्ट्र का स्वरूप नहीं बन सकता है, अर्थात राष्ट्र नहीं कहलाएगा। तो इसलिए छात्रों यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमें इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है जब कभी राष्ट्र के स्वरूप, राष्ट्र के ढांचे को बनाना होता है। तो सबसे पहले हमें ज़मीन चाहिए, ज़मीन पर बसने वाले लोग चाहिए और लोगों को आपस में, देखिए नाना प्रकार के लोग होते हैं, वो लोग, वो जन लोग, उनको क्या विकास किए हैं, कैसे कैसे निरंतर प्रगति करे हैं, क्या क्या नई नई चीज़ें कर्म और उनके परिश्रम से क्या क्या उन्होंने बनाया, वो संस्कृति होगी, तभी एक अच्छा राष्ट्र बन पाता है। अन्यथा इन तीनों को अलग कर दिया जाता है तो राष्ट्र नष्ट हो जाता है, राष्ट्रीय ढांचा गिर जाता है या राष्ट्रीय ढांचा नहीं बन सकता है। उसको लोप माने गायब होना, लुप्त होना या एक तरीके से अदृश्य हो जाता है। और अगला इसमें देखिए, जीवन की विटप का पुष्प संस्कृति है। हम जो, ये हमारा जीवन है, हम यहाँ पर जो भी अपने दैनिक उपभोग के लिए जो नाना प्रकार के कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं और जो कर्म और परिश्रम से एक जो नई रचना होती है उसी को हम संस्कृति कहते हैं। वही हमारे जीवन रूपी विटप माने पेड़ या वृक्ष, विटप माने क्या होता है, विटप जो होता है वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है। तो इस पेड़ रूपी जीवन के जो पुष्प माने ये संस्कृति रूपी पुष्प हैं, ये संस्कृत रूपी फूल कहलाते हैं। तो यही आप इसकी व्याख्या होगी प्यारे बच्चों। अब अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये संस्कृति का क्या तात्पर्य है। पांचवा प्रश्न है संस्कृति, ये छठवां प्रश्न, संस्कृति का क्या तात्पर्य है। तो संस्कृति किसे कहते हैं, तो आप संस्कृति जन, ये देखिए भूमि, जन और हाँ, जीवन के विटप का पुष्प ही संस्कृति है। इसका उत्तर तो आपको मिल ही गया, इस अंडरलाइन जो किया गया है अंतिम वाक्य है कि जीवन के विटप का पुष्प ही संस्कृति है। और इसको सरल भाषा में आप कह सकते हैं कि मनुष्य ने पृथ्वी पर जन ने अपने कर्म और परिश्रम से जो रचनाएं की हैं उसे हम संस्कृति कहते हैं। इसके उत्तर आपको अगले स्लाइड में दी गई है। और अगला प्रश्न है कि लेखक ने क्यों कहा है कि संस्कृति के सौंदर्य में जीवन का सौंदर्य छिपा हुआ है। बिल्कुल सही है, लेखक ने क्यों कहा संस्कृति के सौंदर्य में ही जीवन का सौंदर्य छिपा हुआ है। अर्थात मनुष्य ने जीवन के लिए जितने भी कार्य कर रहे हैं उन सभी कार्यों को अपने आनंद के लिए, अपने सुख के लिए, अपनी शांति के लिए करते हैं। तो जो भी उन्होंने किया और जो कर्म करके जो उन्होंने रचनाएं की, नई नई चीज़ें बनाई, जैसे मनुष्य ने अपने आराम करने के लिए, अपने सुख के लिए बड़े बड़े मकान बनाए, नदियाँ बनाई, मकान बनाए, पेड़ बनाए और रास्ते बनाए हैं। तो ये सब सारी चीज़ें किसके लिए किया है, इसके पृथ्वी के वास्तव, ये सभी हमारी संस्कृति है। यहाँ नाना प्रकार का खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, ये हमारी जो निर्माण किया है, ये यही जीवन का सौंदर्य,
इसमें छिपा हुआ है। ये इसका जो है उत्तर होगा और ये उत्तर आपको आगे दिए गए हैं। अंतिम प्रश्न है इसका, राष्ट्रीय संस्कृति किसे कहते हैं? तो राष्ट्रीय संस्कृति किसे कहते हैं, आइए इसका उत्तर अब आपको यहाँ पर मिल रहा है। देखिए, भूमि पर बसने वाला जन, भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा और जो कर्म के क्षेत्र में उसे रचा है, इन दोनों के रूप को हम राष्ट्रीय संस्कृति कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये पाठ से संबंधित हमारे सभी प्रश्न के उत्तर आपको मिल गए हैं और इन सभी को अपने रजिस्टर में अवश्य नोट करें और इसको पढ़ेंगे, निरंतर पढ़ते रहें, ताकि परीक्षा में यही ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं और बड़ी सावधानी से इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने होते हैं। आइए, अब आप देख रहे हैं कि ये हमारा यूट्यूब चैनल यहाँ पर चल रहा है, इसे आप सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और इसे अधिक से अधिक जुड़ें और अपने साथियों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें, जुड़ने के लिए जोड़ें और उन्हें बताएं। इसके साथ ही ये आरोग्य सेतु ऐप भी आपको चित्र दिख रहा है, इसको डाउनलोड करना है और इसे अपने परिवार में, अपने पड़ोसियों को, सबको प्रेरित करना है। आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें और इसका उपयोग करें। इसके साथ ही ये व्हाट्सएप में हमारे पीडीएफ और वीडियोस दी जाती हैं, इनका अधिक से अधिक जुड़ें और व्हाट्सएप में देखें और पीडीएफ के माध्यम से ये जो भी पढ़ाया गया, इसके पूर्व में जितने भी पाठ हमने पढ़ाए हैं, सबकी पीडीएफ और वीडियो हम इन पे डालते हैं और भेजे हैं। और इसी के साथ ही हम अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, प्रसन्न रहें, मन लगा करके खूब पढ़ें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।